डिसेबल फ्रेंडली ऑर्डर्स तो आते हैं पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते कि लोगों को पता ही नहीं है। ब्लाइंड लोगों को पैसे निकालने होते, वो चेक से नहीं ना निकाल सकते। उनके लिए जो एटीएम्स है वो एक्सेसिबल होने चाहिए। पेंशन अगर पूरे हिंदुस्तान में जितना है उतना जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए। यहाँ तो 1,000 रुपये मिलता है। आप खुद ही सोच लिए 1,000 रुपये में एक डिसेबल बंदा क्या कर सकता है। मेरे को जब भी मैं किसी ऑफिस में जाती हूँ तो कोई अफसर बोलता है घर में और कोई नहीं था। दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। ऑफिसर को बोलना चाहिए आपको क्या काम है हम आपको देंगे। एक्सेलसियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, नारी की बात करें तो नारी जननी है, नारी शक्ति है, नारी नभ में है, जल में है, थल में है। आज नारी जो है कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि 2 कदम पुरुषों से आगे चल रही है, समाज में अपनी पहचान बना रही है। और हाल ही में महिला दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया और महिला पुरस्कार से जम्मू कश्मीर की 2 बेटियों को सम्मानित किया गया। आज मैं आपकी मुलाकात प्राउडली करवाने जा रहा हूं संध्या दर से, जिनको माननीय राष्ट्रपति ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आइए मुलाकात करवाते हैं संध्या दर से। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज में। थैंक यू सो मच रितेश जी। एक्सेलसियर न्यूज़ का शुक्रिया, आपने यहाँ आके मेरे को विश किया। संध्या जी, आपको नारी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति ने जो है आपको ये सम्मान दिया है। किस कैटेगरी में आपको ये सम्मान दिया गया है और क्या योगदान रहा सोसाइटी की तरफ आपका? मेरे को ये एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी मैं हमेशा टच विद रही हूँ डिसेबिलिटी सेक्टर की डेवलपमेंट्स के लिए। और मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड का एजुकेशन के लिए मैं बहुत सालों से काम करती हूँ। मैं खुद 15 साल की थी, मैंने फ्री ट्यूशन स्टार्ट किए थे लोगों को देना। तब से ये चल रहा है सिलसिला। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिला के एक इंक्लूसिव लेवल का एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बना है, जिगर करके, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको हम एजुकेशन देते हैं। और हम डिसेबल पॉलिसीज़ पे, जो राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 या पहले था राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन 95, उन एक्ट्स पे हमने बहुत काम किया है, लोगों में अवेयरनेस दी है। जो मेरा पहला कैंप था 2005 में मैंने किया था सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ जम्मू में, पेंशन के लिए रिलेटेड जो बच्चों को था। तब पेंशन सभी डिसेबल बच्चों को नहीं मिल रहा था। तब मैं स्टूडेंट लेवल में थी, मैंने बहुत सारी रिसर्च करके डिसेबल बच्चों को इकट्ठा किया था, फिर उनकी पेंशन लगवाई थी। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था डिसेबिलिटी सेक्टर डेवलपमेंट्स पे। तो उसके बाद ये फिर एक प्रोसेस बनता गया, जहाँ पे जैसा हम डेवलपमेंट चाहे वैसा किया। जिगर के अंडर भी हम फिज़ियोथेरेपी सेंटर चलाती है डॉक्टर अनिशी जिच्छी करके, वो फिज़ियोथेरेपी संभालती है हमारी। और हमारा मेडिकल कैंप्स हम रेगुलर नॉर्मल बच्चों को, जो हमारे रेगुलर जिगर के अंडर प्रिविलेज्ड गरीब बच्चे हैं, उनका हम रेगुलर इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह आयुष के थ्रू करवाते रहते हैं। वो कैंप्स हम रेगुलरली, मतलब इन ईयर हम 4-5 बार वो कैंप करते हैं। और हमारे डॉक्टर पेडिएट्रिशियन है डॉक्टर राजेश कॉल करके, तो वो रेगुलर चेकअप्स करते हैं इन बच्चों का, जो फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वो हम चेक करते रहते हैं। और पढ़ाई में भी हमारा स्पोर्ट्स में, हम इनमें स्पोर्ट्स का बहुत हमने इनमें रखा हुआ है, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह, उसके लिए बच्चों को ले जाते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों को। और उसके अलावा हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, हम विदाउट डिसेबल पर्सन जो है उनमें उस जागरूकता को पैदा करने के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ में कैंप्स लगाते हैं। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक इसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू, सांबा और रियासी में किए हुए हैं कैंप्स फॉर। फिर लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन कैंप्स किए इसके, कि राइट्स क्या है नॉर्मल लोगों के, नॉर्मल लोग कैसे जिए फॉर डिग्निटी, मतलब उनकी लाइफ में एक डिग्निटी और ऑनर रहे। संध्या जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, कई बार हमने देखा कि जो डिजर्विंग होता है उसको अवार्ड नहीं मिल पाता है और कई बार डिजर्विंग रह जाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बारी जो 29 वुमेंस थी इस अवार्ड सेरेमनी में, 15 थी पिछले साल की, 14 थी इस ईयर की। उनमें मेरे को दिखाई दिया कि वो उनकी काम पे उनको अवार्ड दिया गया है, ना कि उनकी फेसेस को देख के, जैसे पहले फिल्म स्टार्स को ही खाली अवार्ड मिलते थे। अब नेशनल अवार्ड्स तो मैंने देखे हैं बचपन से, काफ़ी फिल्म स्टार्स को ही मिलते थे, हाँ, और जो काम करता था वो रह जाता था। इसमें मैंने देखा कि आदिवासी महिलाओं को
बिना चप्पल के वो आए और अवार्ड रिसीव किया, मतलब उनमें वो प्योरिटी थी, वो अच्छा, मतलब उनके काम का वो जज्बा था। मैं मतलब वो बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम लग रहा है कि काम को अवार्ड दिया जाता है, काम को रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, ना कि फिल्म स्टार्स के चेहरों को। संध्या जी, जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको कई राइट्स जो है हमारा कानून देता है। यहाँ पर कई कानून को अभी इम्प्लीमेंटेशन होने पर ज़रूरत है। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो हम देखते हैं कि वो फ्रेंडली नहीं है, तो उसके लिए किस तरह से कदम हमारी गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? क्योंकि काफ़ी समस्या जो है बिल्डिंग्स में जाने में रैंप की कमी आती है। कई बार हम देखते हैं कि लिफ्ट जो है वो वर्किंग में नहीं है, और कई बिल्डिंग्स हैं जिनमें रैंप ही नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये एक अभियान आपने सुना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला था, उसके 2-3 महीने के बाद ही 2015 को 3 दिसंबर पे नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संगठन स्टार्ट किया था, एक ये कि सौगम्य भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान तो सबकी नॉलेज में है, सौगम्य भारत अभियान क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है। सौगम्य भारत हुआ जो हमारा वातावरण है वो डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए, और डिसेबल फ्रेंडली ऑर्डर्स तो आते हैं पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होते कि लोगों को पता ही नहीं है। रिसेंटली हम यहाँ पे एरिया में एक पार्क है, तो हम उसको विज़िट करने गए, तो वहाँ पे सुलभ शौचालय से शौचालय जो है वो डिसेबल फ्रेंडली बना दिया गया है। वो मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, पर नॉलेज नहीं, उस पार्क में आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो फिर उसके बाद रैंप बना है, मतलब लोगों को वो एहसास ही नहीं है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के फिर रैंप कैसे रैंप तो चढ़ लेगा, पर उस रैंप तक पहुँचने के लिए हमारे को एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए मतलब अभी हमने ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स करने हैं जो कि लोग पहचाने कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। ब्लाइंड लोगों को पैसे निकालने होते हैं, वो चेक से नहीं ना निकाल सकते, उनके लिए जो एटीएम्स है वो एक्सेसिबल होने चाहिए, उनकी ब्रेल। अभी हमने प्रधानमंत्री जी से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है करेंसी को लेके, उन्होंने जो हमारी करेंसी है वो ब्रेल में कन्वर्ट की थी, पर वो ब्रेल सेंस उसमें इतना टच नहीं आ रहा है। वो हमने बहुत सारी रिसर्चों में, बहुत सारी मतलब बहुत सारी कोशिशों के सेमिनार्स के बाद हमने उनको एग्जैक्ट ब्रेल कितना होना चाहिए जो कि फ़ोन टच करके पढ़े, तो उन्होंने इस बात का पूरा आश्वासन दिया कि ये चीज़ हम पूरा डेवलप करके रखेंगे। मैं आरबीआई से आज ही इस बात पे बात करूँगा, और स्मृति जी ईरानी ने भी बोला कि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अपना नोट तो पहचान सकना ज़रूरी है, तो वो डिसेबल फ्रेंडली नोट्स के लिए करेंगे काम। बहुत अच्छा कदम है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो माननीय प्रधानमंत्री से आप मिली, माननीय राष्ट्रपति से मिली, तो कैसा अनुभव रहा? ये बहुत ही अच्छा अनुभव था, इसका कोई वर्ड ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के साथ मैंने कहा आपको अभी कि वो उन्होंने सबकी बात सुनी, मतलब हर जो 29 कॉन्टेस्टेंट है उनकी बात सुनी, उनकी एक्सपीरियंसेस जानी, मतलब ऐसा पेशेंस वाइज सुना उन्होंने, तो उनका उस सुनने का ही नतीजा एक था कि हमें उसको वो अवार्ड से बढ़कर लगा कि जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है कुछ सोसाइटी की तरफ, वो हमारे राष्ट्रपति ने सुना, हमारे प्रधानमंत्री ने सुना। इससे ज़्यादा एहसास की बात क्या हो सकती है कि हमारे काम को एक रिकॉग्नाइजेशन मिली। रिकॉग्नाइजेशन मिलनी भी चाहिए जो समाज में इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें, यहाँ पर आपको क्या कमी महसूस होती है, खासकर डिसेबल पर्सन्स के लिए? पहले तो हमारी जो हम मतलब उस स्टेप पे तो हम आ रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर हमारे को जैसे मैं अभी सुलभ शौचालय का मैं आपको बोल रही थी, एक्सेसिबिलिटी का, हमने इन चीज़ों को एक ऑडिट कम्युनिटीज़ डेवलप करनी चाहिए, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ करनी चाहिए डेवलप, जिससे हम उस सोल्यूशन तक पहुंच पाए जो एग्जैक्टली होना चाहिए। इसमें क्या है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब मेरा मन है कि डिसेबल्ड सेक्टर के हर लोगों को उन चीज़ों में, मैं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बोल सकती हूँ, मैं थैलेसीमिया के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, मैं होमोफीलिया के बारे में नहीं इतना बोल सकती हूँ, क्योंकि उनको बेचारों को थोड़ा सा चोट ही लग जाए तो एक एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ CISF के साथ अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ एक डिसेबल्ड बोला हमें तो बंदा डिसेबल लगा ही नहीं कहीं से, क्योंकि वो तो फिट था। थैलेसीमिया का कहाँ से लगेगा, वो तो नॉर्मली लगेगा थैलेसीमिया तो, बट उनको ब्लड टच आया तो कहीं पे तो उनका ब्लड लॉस हो गया एयरपोर्ट पे ही, वो शिवरिंग होने लगे, तो इमरजेंसी में शिफ्ट करने पड़े, कुछ एयरपोर्ट चढ़ते चढ़ते उनको चोट लगी। पर
लोगों को पता ही नहीं है कि ये डिसेबिलिटी है। एक रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमारा एक यूडीआईडी कार्ड बना है, उस यूडीआईडी कार्ड को हमारे को सबको होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट हमारे को पेंशन दे रही है, पहले उन पे ही हम स्टार्ट करें, विदाउट पेंशन वालों को तो फिर बाद में देखेंगे। जो पेंशन ले रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन सबको लागू पेंशन तब होना चाहिए जब उनके पास यूडीआईडी। इसके लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करो, बच्चों को यूडीआईडी कार्ड प्रोवाइड करो, उनकी रिकॉग्नाइजेशंस बनाओ। जब वो रिकॉग्नाइज होंगे तभी उनको वो कंफर्ट्स मिलेंगे जो लॉ में इम्प्लीमेंट है। मतलब बेस से ही अगर हम चले, वहाँ से ही हमें चलना चाहिए, तो फिर वो लॉ तक पहुँचेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस टाइम ज़रूरत है स्पेशल कोर्ट्स की, क्योंकि अगर स्पेशल कोर्ट्स बन जाए तो इन लॉ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा इजी होगा। वो हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है और वो भी होना चाहिए। बिल्कुल स्पेशल कोर्ट्स की भी आवश्यकता है। और अगर हम देख रहे हैं राइट्स को लेने के लिए हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं। यहाँ पर ब्लाइंड्स की बात करें, वो स्कूल की डिमांड कर रहे हैं। डेफ एंड डम की बात करें, उनके लिए स्कूल्स की कमी नज़र आ रही है। और पेंशन्स की जिस तरह आपने इशारा किया, पेंशन्स को लेकर भी जो डिसेबल पर्सनस है उनका कहना है कि जो पेंशन है वो ना के बराबर है, पेंशन्स को भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील करना चाहती हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ कि अगर पेंशन स्कीम, पहले मैं पेंशन की बात करती हूँ, पेंशन अगर पूरे हिंदुस्तान में जितना है उतना जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए। यहाँ तो 1000 रुपये मिलता है, आप खुद ही सोच लिए 1000 रुपये में एक डिसेबल बंदा क्या कर सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, उनको तो डायपर ही दिन का खर्चा 600 रुपये का है, और कैथेटर और वो पाइप्स वगैरह, उनका CIC पाइप, वो इतना खर्चा है उनकी लाइफ में कि अच्छा हम लोग ही ले लें। मैं ऑर्थोपेडिकली सेरेब्रल पाल्सी में हूँ, तो मेरी व्हीलचेयर का नॉब ख़राब हो जाए। आज मैंने अपनी व्हीलचेयर का नॉब वहाँ छोड़ा है दिल्ली में, परसों मैं सब साथ गई थी। डैडी ने पहले मेरे को बोला अपना नॉब ले जा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में डाल दे, बट उसमें ही इतना खर्चा, 25-30 हज़ार का वो नॉब ही मिल जाए। आई एम अर्निंग, मैं कर सकती हूँ, दूसरा बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। सोशल वेलफेयर में इन चीज़ों के लिए भी स्कीम्स होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं अर्निंग भी हूँ, 4 लाख की मेरी व्हीलचेयर होनी चाहिए, इनका एक लोन फैसिलिटी होना चाहिए जिनको, कि हमें एक लोन फैसिलिटी के अंदर हम अपनी एक व्हीलचेयर खरीद सके, हमारा चलता रहेगा। चलो ठीक है, मैं दे सकती हूँ, जो नहीं दे सकते उसका भी एक सोल्यूशन कोई होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरलिंक्ड होनी चाहिए आपस में, तब जाके ये नॉर्मलाइज होगा सब कुछ। संध्या जी, कई डिसेबल पर्सन हैं यहाँ पर, कुछ रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, कुछ का पता नहीं लग पाता है, कुछ सेंसस में नहीं आते हैं, कुछ उनका नाम दर्ज नहीं हो पाता है, और उनको भी समस्या है और उन तक राइट्स नहीं पहुँच पाता है। हर डिसेबल के लिए राइट्स बनाए गए हैं, लेकिन उन तक राइट्स नहीं पहुँच पाते। उसके लिए हमारी जेके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली हमारा सेंसस हो गया है 2011 में। उस सेंसस के मुताबिक हमारा डिसेबिलिटी रेशो 3.5 लाख लोगों का है। 3.5 लाख से अभी तक आप देख लीजिए, नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड आना, अर्थक्वेक्स इतने हुए, और सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, शेलिंग, और जो हमारा जो अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट है जो JNK का हमेशा रहता है, तो उन चीज़ों से, या हिली एरिया है, उन चीज़ों से यहाँ डिसेबिलिटी रेशो साल बाय साल बढ़ता है। जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मैं अभी एक केस देख के आई हूँ, वहाँ पे क्या हुआ था, जब 71 का वॉर हुआ था, उसके बाद काफ़ी डिसेबल बच्चे पैदा हुए, क्योंकि वॉर, जो बॉर्डर्स के ऊपर लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, उनको वॉर का एक शॉक हो गया, तो बहुत बच्चे उस एरिया में डिसेबल पैदा। वो अखनूर साइड में भी है, कहीं छमजोड़िया के साइड में वो गांव है एक, और यहाँ पे पीछे सांबा के पीछे एक गाँव, वहाँ पे भी उन 71 के वॉर के बाद वो यहाँ पे कंटिन्यूसली क्रॉस बॉर्डर शेलिंग तो होती ही रहती है, वो रेशो एक बढ़ता ही रहता है साल भर साल। और एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ है जो कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उससे बढ़ता है। उस जेनेटिक डिसऑर्डर को भी सर्वे में डालना चाहिए गवर्नमेंट को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। वैसे हमारा जो ये सर्वे आप बोले ना कि घर घर जाके, अभी रिसेंटली जब हमारा सर्वे हुआ था फॉर डिसेबिलिटी कितनी है JNK में, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे इन्होंने बोला था कि सब आके अपना अपना रजिस्टर किए। सब आंगनवाड़ी वर्कर्स ने इस पे काम किया था, पर उसमें भी पता नहीं चलता, आडू का कार्ड नहीं बना है, आडू का UDID कार्ड नहीं बना। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को एक पूरा पॉलिसी बनाना चाहिए, CMO ऑफिस से बंदा लेना चाहिए, सोशल वेलफेयर से बनना चाहिए, एक टीम क्रिएट करनी चाहिए जो कि इस चीज़ को सॉल्व करती चले कि कितने घरों में UDID कार्ड नहीं आया है। अगर डिसेबल बंदा है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट को, क्योंकि हमारा एक चीज़ है इसमें लॉ में, जो RPWD एक्ट में है, जो
बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, हाई सपोर्टिव नीड पे है, उन लोगों को हाई सपोर्टिव वालों को घर आके ही सीएमओ की टीम विज़िट करेगी और उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। उन अवेयरनेसेस को बहुत बढ़ावा देना चाहिए कि जो घर घर जाके जो डिसेबिलिटी को कवर करे। संध्या जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कई घरों में हम देखते हैं कि डिसेबल बच्चे हैं, उनका डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं उन्हीं के पेरेंट्स। क्या समाज की जिम्मेदारी कुछ बनती है? हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब तक पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम को, मैं अपने ही पेरेंट्स की बात करूँगी, अगर आज मैं बात करने लायक भी हूँ, वो इनकी कॉन्फिडेंस है जो इन्होंने मेरे में बिल्ड की है। तो ये एक मतलब उनका एक जो एटीट्यूड होता है ना पेरेंट्स का, वो डिसेबिलिटी को एक अपनाना है और उसके साथ जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो देखने हैं। समाज में मैं हमेशा याद रखती हूँ कि मैं ऐसा कोई फैमिली फंक्शन नहीं है मैं नहीं गई हूँ, बट वो एक्सेप्टेंसेस तब बनी, मेरी फैमिली ने उतना सपोर्ट किया कि अगर कोई दूर दराज से भी देखता था ना हमारी फैमिली में डिसेबिलिटी का सोल्यूशन क्या है, वो मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता था। वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा सोशल एनवायरनमेंट में हम बच्चे को डेवलप तब कर सकते हैं जब पूरा सोसाइटी उस चीज़ को देखेगा। और मैं एक और चीज़ इस बात में जोड़ना चाहती हूँ कि अगर डिसेबल बच्चा बाहर नहीं निकलेगा उसके सॉल्यूशंस उस तक नहीं पहुँच सकते। ये ज़रूरी है कि मेरे को जब भी मैं किसी ऑफिस में जाती हूँ तो कोई अफसर बोलता है घर में और कोई नहीं था, दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। ऑफिसर को बोलना चाहिए आपको क्या काम है हम आपको देंगे। हाँ, एक बार मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो ऑफिस वहाँ पे वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी उस ऑफिस में नहीं थी, तो एचओडी को बाहर निकलना पड़ा। मुझे अच्छा लगा उसका, बोला अगर आप यहाँ तक नहीं आते, मुझे याद ही नहीं था कि मुझे भी रैम बनाना है अपने डिपार्टमेंट का। अगर वो कंसेप्ट वहाँ पे नहीं आता, तभी वो कंसेप्ट बना जब मैं वहाँ पहुँची और रैम का आइडिया आया। और अभी हमारे स्वाभिमान संस्था, जिनका अभी श्रुति महापात्रा को भी अवार्ड मिला मेरे साथ ही यहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने एक ब्रेल में कन्वर्ट RPWD एक्ट बनाया है। तो मैंने अभी वो यूनिवर्सिटी को दिया, जम्मू यूनिवर्सिटी को। मेरे पास 7-8 पड़े हुए हैं। मैं सेंट्रल, मेरे को यही काम था इस वीक में, मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ जाना पड़ेगा, तो हमने ये फ्रेम किया हुआ था। ये हम RPWD एक्ट उन जगहों पे पहुँचाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा आना जाना है, जिस डिसेबल को वहाँ से मिलेगा वो एक्ट। यूनिवर्सिटी स्कूल्स को एक्सेसिबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे। और हमारा एक यहाँ पे सक्षम का प्रोजेक्ट चल रहा है जिन पे रिसोर्स रूम्स होते हैं। उन रिसोर्स रूम्स में अभी भी अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेके जाए स्कूल्स में, तो वहाँ बोलते हैं इसको तो हम रख ही नहीं सकते, पर उनको उन रिसोर्स रूम्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट वो बुलाने चाहिए और उनको ऐड करना चाहिए, तब जाके ये बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हमें भी ये नहीं डरना चाहिए कि हमारे घर में भी एक बच्ची है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, वो भी 7 साल की हो रही है, मेरे ब्रदर की, अर्जुन की बेटी। तो हम लोग वो अर्जुन बोलता है मुझे कि मैं नहीं बच्चे को बाहर स्कूल भेजने दूंगा, बट ये इंसिक्योरिटी पेरेंट्स को निकालनी है, हमें भेजना है। हमें पढ़ने के लिए नहीं भेजना है, उसकी डेवलपमेंट्स के लिए भेजना है। हर चीज़ पढ़ने से सॉल्व नहीं हो सकती है, डेवलपमेंट्स और टॉपर बनने से कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं बनता है। हमें अपनी सोशल इथिक्स को बढ़ाना है, सोशली इथिक्स को बढ़ाना है, जिससे हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी सोसाइटी में डेवलप कर सकें। वाकई सोसाइटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कुछ लोगों को कुदरत की मार पड़ी है, उनको एहसास दिलाने के बजाय उनकी बाजू बने आप, उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी समाज में अपनी पहचान बना सकें। आज हम देखते हैं कई उदाहरण जो है वो हमारे सामने हैं जो समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने घरों पर बंद हैं। ना तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है और ना ही समाज जो है उनको एक्सेप्ट कर रहा है। समाज और फैमिली अगर इन लोगों को सपोर्ट करेगी, निसंदेह वो एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री से मिली हैं वहाँ पर, उन्होंने और क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई आपकी? उन्होंने सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो स्कीम्स लॉन्च की है, लोन फैसिलिटीज़, जो उन्होंने जो घर घर सिलेंडर वगैरह, उनका जो
मतलब वो, और जो मकान बने हैं वुमेन्स के क्या उसका स्कीम का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, तो उस अंडर उनमें महिलाओं के नाम पे उज्ज्वला योजना, और हाँ उनमें महिलाओं के नाम पे ही मकान बना दिए गए हैं, क्योंकि एक महिला को सक्षम बनाना बहुत ज़रूरी है और उससे ही पूरा घर चलता है। आखिर में उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? कमज़ोर कोई नहीं है दुनिया में ये हमारी सोच है जिसको कमज़ोर बनाती है। अपनी सोच को, अपनी क्षमता को एक केंद्र में रखो। अपने मैं कहती हूँ पूरे दिन भर की जो क्रिया है उसको हम एक टारगेट में अगर रखें, तो उस टारगेट को पार पार करते चले तो लक्ष्य खुद ही सामने आ जाएगा। अगर हम बैठे बैठे भी हैं, मैंने आपको अभी लॉकडाउन की एग्जांपल दी। लॉकडाउन में मैं घर से बाहर नहीं निकली, पर घर बैठे भी मैंने 200 लोगों का कार्ड, यूडीआईडी कार्ड बनाया। मैं कॉन्टिन्यूसली ये काम करती गई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं किसी की हेल्प बाहर जाके नहीं कर सकती हूँ, अंदर जाके तो कर सकती हूँ। ऐसे लॉकडाउन में हमने, वैसे जिगर में तो हमने लगभग 1500 लोगों का, उसके लिए हमें दैनिक जागरण ने सम्मानित भी किया था कि 1500 लोगों का राशन हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, लेकिन वो एफर्ट्स जो है कहीं ना कहीं ना के बराबर हैं। आज हमने संध्या से बात की जिनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया नारी शक्ति पुरस्कार के लिए। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर से 2 बेटियों को ये सम्मान मिला है और लद्दाख से 1 बेटी को ये सम्मान मिला, जो बहुत बड़ी बात है। अगर संध्या डिसेबल होकर इस तरह का योगदान दे सकती हैं, तो हर इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी बनती है वो अपने समाज के उत्थान के लिए जो है आगे बढ़े, और खासकर गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की तरफ जो है उन्हें विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।